जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो पहला प्रश्न है, दूध किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दूध होता क्या है। दूध एक मिश्रण होता है और इसमें क्या क्या रहता है? जल, वसा, प्रोटीन। तो दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि से कोई पदार्थ शुद्ध कब कहलाता है? उत्तर है, जब पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। यानी जो शुद्ध पदार्थ होता है उसके सभी कणों में समान केमिकल कंपोजिशन होती है। तो प्रश्न 3 है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है मिश्रण। चौथा प्रश्न है, मिश्रण का कोई उदाहरण बताओ। उत्तर है समुद्र का जल, खनिज और मिट्टी। जैसे समुद्र के जल में भी बहुत सारे तत्व मिले रहते हैं और मिट्टी में भी बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, इसलिए ये दोनों तीनों क्या हैं? मिश्रण है दोस्तों। तो पांचवा प्रश्न है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं, को किस विधि द्वारा जल से अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण या आसवन विधि से। तो छठा प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है विलयन। सातवां प्रश्न है, नींबू पानी, सोडा जल किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है विलयन का। आठवां प्रश्न है, ठोस विलयन के उदाहरण बताओ। तो दोस्तों जो मिश्र धातुएं होती हैं वो ठोस विलयन होता है, क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा धातुओं का आपस में समांगी मिश्रण होता है, इसलिए ठोस विलयन के उदाहरण के रूप में हम किसका उदाहरण दे सकते हैं? मिश्र धातुओं का। तो नौवां प्रश्न है, विलयन को कितने भागों में बांटा जाता है और उनका नाम क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों दो भाग। जो विलयन होता है उसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है और दूसरा विलेय होता है। तो 10वां प्रश्न है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है विलायक। और प्रश्न 11 है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से कम होती है वह क्या कहलाता है? तो उसका नाम है विलेय। अभी इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल होता है दोस्तों, उसमें जो पानी होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे विलायक। और जो चीनी है उसकी मात्रा कम होती है तो उसको बोलेंगे विलेय। आई थिंक आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है टिंचर आयोडीन, जिसमें आयोडीन जो है वो एक विलेय है, यानी आयोडीन कम मात्रा में है और अल्कोहल विलायक होगा जो ज़्यादा मात्रा में होगा। और ये टिंचर आयोडीन वाला जो प्रश्न है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 21%। तो 14वां प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 78%। तो प्रश्न 15 है, किस गैस को वायु का विलायक कहा जाता है? तो दोस्तों जो वायु है वो भी एक प्रकार से मिश्रण ही है, और इसमें नाइट्रोजन को विलायक कहा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, और बाकी गैसों को विलेय कहा जाता है क्योंकि वे नाइट्रोजन में घुली हुई होती हैं। तो 16वां प्रश्न है, विलयन में मौजूद किस पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है? उत्तर है विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ यानी जो पदार्थ हमने घोला है उसको बोलते हैं विलेय पदार्थ। उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि कोई विलयन कैसा होगा, वह तनु होगा या सांद्र होगा या संतृप्त होगा। तो चलिए प्रश्न 17 कर लेते हैं।
किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों संतृप्त विलयन। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे पानी और चीनी का घोल है, अगर हम उसमें चीनी लगातार डालते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद कर देगी, तब वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न 18, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं घुलनशीलता। जैसे हमने चीनी और पानी के विलयन में चीनी को घोला था, तो जो चीनी की मात्रा थी, जितनी मात्रा उसमें घुलेगी वही बोलेंगे उसको घुलनशीलता। तो प्रश्न 19 है, एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है असंतृप्त विलयन। यानी कि जो संतृप्तता होती है वो कब होती है? जब विलेय पदार्थ घुलना बंद कर देता है। लेकिन अगर संतृप्तता से कम मात्रा विलेय पदार्थ की घोलेंगे तो विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन। यानी अभी उसमें और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। चलिए प्रश्न 20, निलंबन क्या है? उत्तर है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का मतलब होता है जो अच्छी तरह से आपस में घुले नहीं होते। तो प्रश्न 21 है, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इससे ये मतलब है कि निलंबन अस्थायी होता है दोस्तों। निलंबन जो होता है वो कुछ समय के लिए ही निलंबित रहता है और शांत छोड़ देने पर उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। तो प्रश्न 22 है, निलंबन में किस विधि द्वारा कणों को मिश्रण से अलग किया जाता है? इसका उत्तर है छानन विधि द्वारा। क्योंकि निलंबन में जो कण होते हैं उन्हें हम देख पाते हैं और वो कण प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी करते हैं। तो वो कण इतने मोटे होते हैं कि हम उनको छानन विधि द्वारा यानी कि उनको छानकर ही विलयन से अलग कर सकते हैं, यानी मिश्रण से अलग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23, निलंबन में प्रकाश की किरण का क्या होता है? अभी हमने बताया कि निलंबन में जो कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है और प्रकाश की किरण उन कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है। तो निलंबन में प्रकाश की किरण का क्या होता है? तो उसका होता है प्रकीर्णन। तो दोस्तों प्रकीर्णन भी बता देते हैं कि क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किन्हीं कणों से टकराती है और आसपास फैल जाती है, उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न 24 है, कोलाइडल विलयन कैसा मिश्रण है? तो इसका उत्तर है विषमांगी। जो कोलाइडल के कण होते हैं दोस्तों वो विलयन से बड़े होते हैं लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। तो देखने में कोलाइडल विलयन बिल्कुल समांगी प्रतीत होता है, लेकिन असल में ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो प्रश्न 25, विलयन के कणों का साइज कितना होता है? तो इसका उत्तर है 1 नैनोमीटर से कम। 26वां प्रश्न है, विलयन कैसा मिश्रण है? तो इसका उत्तर है स्थायी मिश्रण। यानी कि जो विलयन होता है उसको अगर हम शांत छोड़ देंगे तो कोई भी कण नीचे नहीं बैठेगा, अर्थात वह स्थायी मिश्रण है। लेकिन जो निलंबन होता है वह एक अस्थायी मिश्रण है क्योंकि उसमें कण नीचे बैठ जाते हैं। तो 27वां प्रश्न है, प्रकाश की किरण का कणों से टकराकर फैलना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल इफेक्ट। प्रश्न 28, दूध कैसा विलयन होता है? तो इसका उत्तर है कोलाइडल विलयन। देखिए दोस्तों, दूध हमें देखने में समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन वह भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि वह कोलाइडल विलयन के अंडर आता है। प्रश्न 29, घने जंगल से प्रकाश की किरण गुजरने से टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, वह किस कारण होता है? देखिए दोस्तों, आपने देखा ही होगा जब घने जंगलों में कोई लाइट डाली जाती है तो उसमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है।
तो इसका उत्तर है कोहरे में जल के छोटे छोटे कणों की वजह से। तो दोस्तों जंगल में क्या होता है, कोहरा होता है और उसमें जलवाष्प में जल के छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे प्रकाश टकराकर टिंडल प्रभाव पैदा करता है। तो प्रश्न 30, कोलाइड के कण नीचे बैठ जाते हैं, इससे क्या पता चलता है? उत्तर है इससे पता चलता है कि कोलाइड स्थायी होते हैं। प्रश्न 31, कोलाइड को अलग करने की विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रीकरण विधि। प्रश्न 32 है, वह कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। प्रश्न 34 है, स्याही क्या होती है? इसका उत्तर है जल में मिला हुआ रंग। जल में जब भी रंग मिला हुआ होगा तो उसको बोलेंगे स्याही। तो 35वां प्रश्न है, स्याही को जल के मिश्रण से कैसे अलग किया जाता है? इसका उत्तर है वाष्पीकरण विधि से। प्रश्न 36 है, दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है? इसका उत्तर है अपकेंद्रण विधि से। प्रश्न 37, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उत्तर है रक्त की जांच में, मूत्र जांच में और कपड़े धोने की मशीन में जब कपड़े सुखाते हैं तब। प्रश्न 38, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना, यानी कि किसी पदार्थ कोई ठोस पदार्थ है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसकी गैस बन जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। प्रश्न 39 है, ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है? तो उत्तर है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन। तो 40वां प्रश्न है, डाई क्या होती है? इसका उत्तर है दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है डाई। प्रश्न 41 है, डाई के घटकों को किस विधि से अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है क्रोमैटोग्राफी विधि। तो प्रश्न 42 है, क्रोमा का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों रंग। 43वां प्रश्न है, रक्त से नशीले पदार्थों जैसे कि ड्रग्स को किस विधि से अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है क्रोमैटोग्राफी। प्रश्न 44 है, जिस मिश्रण के घटकों के घटक क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है, यानी कि जो मिश्रण है अगर उसमें कई घटक हैं और उन सभी घटकों के मध्य जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उन्हें किस विधि से अलग करेंगे? तो इसका उत्तर है आसवन विधि से। तो प्रश्न 45 है, जिन घुलनशील द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है उनके मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रभाजी आसवन विधि का। आसवन और प्रभाजी आसवन में थोड़ा सा ही अंतर होता है दोस्तों। प्रश्न 46 है, वायु एक समांगी मिश्रण है, इसके घटकों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। 47वां प्रश्न है, गैस को द्रव अवस्था में किस प्रकार बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर है दबाव बढ़ाकर और तापमान को घटाकर। 48वां प्रश्न है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है क्रिस्टलीकरण विधि का। तो 50वां प्रश्न है, समुद्री जल से नमक बनता है और उस नमक की अशुद्धियों को दूर किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। 51वां प्रश्न है, पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है रंग,
कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक एवं क्वथनांक। तो दोस्तों जो द्रवणांक है ये है मेल्टिंग पॉइंट, और जो क्वथनांक है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 52वां प्रश्न है, बर्फ तथा जल में से कौन मतलब कि बर्फ तथा जल में कौन से गुण अलग होते हैं दोस्तों। देखिए बर्फ भी H2O होता है और जल भी H2O ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई गुण तो होंगे जो अलग होंगे। तो इसको उत्तर है भौतिक गुण, यानी कि वो देखने में अलग होते हैं लेकिन उनका जो रासायनिक गुण है वो समान होता है। जो उनकी रासायनिक संरचना है दोस्तों वो होती है समान, और उनको देखने में जो बर्फ़ होती है वो वाइट कलर की होती है, ठोस होती है, जबकि पानी तरल होता है और रंगीन होता है। तो चलिए प्रश्न 53, जल तथा तेल में कौन से गुणधर्म भिन्न होते हैं। यानी जल और तेल दोनों देखने में तरल हैं, लेकिन उनमें से कौन से गुणधर्म हैं जो अलग होते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर है रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं तथा भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी जो जल का और तेल का रासायनिक संरचना है दोस्तों वो होती है अलग अलग, जबकि उनको देखने में यानी कि भौतिक गुणधर्म वो समान होते हैं, देखने में दोनों तरल होते हैं और एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। प्रश्न 54 है, जलना कैसा परिवर्तन होता है। यानी कि किसी भी चीज़ को जलाना जलना वो प्रक्रिया वो कैसा परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। तो 55वां प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कैसी है। जब भी मोमबत्ती को जलाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी, किसमें परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर है इसके भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे जो मोम था वो पिघल कर द्रव बन जाता है, कुछ समय बाद फिर से ठोस बन जाता है। एवं जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो होता है क्योंकि उसमें एक लौ जल रही है। तो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इस प्रकार इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। 56वां प्रश्न है, तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका उत्तर है 3, धातु, अधातु तथा उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो 57वां प्रश्न है, धातुओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। यानी कि धातुओं को हम किन गुणों की वजह से पहचान सकते हैं, क्या क्या उनकी खासियत होती है। इसका उत्तर है चमक, चालकता, तन्यता, आघातवर्ध्यता एवं प्रतिध्वनि। देखिए दोस्तों धातुओं में चमक होती है और धातुएं विद्युत का और ऊष्मा का चालन करती हैं, इसलिए उनका चालकता का गुण होता है। तन्यता का मतलब होता है कि तारों उनको खींचकर तारें बनाई जा सकती हैं। आघातवर्ध्यता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि जब वो ठोस सतह से टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। आई थिंक आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न 58 है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में होती है। तो इसका उत्तर है पारा। तो आप लोग पारे को जानते ही होंगे, जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं पारा, और वह एक द्रव अवस्था में ही रहता है। प्रश्न 59 है, अधातु के गुणधर्म कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे मुख्य गुणधर्म है वो है कुचालकता। जो अधातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, और इनमें कोई चमक नहीं होती, और ये प्रतिध्वनि नहीं पैदा करती। न ही इनको तार बनाया जा सकता है, न ही इनको पीटकर चादर बनाया जा सकता है। प्रश्न 60 है, जो तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें बोलते हैं उपधातु यानी कि मेटलॉइड। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु भी हैं और अधातु भी हैं। कुछ कंडीशन में वो धातु बन जाते हैं, कुछ कंडीशन में वो उपधातु बन जाते हैं, माफ़ कीजिए अधातु बन जाते हैं। तो दोस्तों उनको बोलते हैं उपधातु यानी कि मेटलॉइड। प्रश्न 61 है, उपधातु कौन कौन से हैं। यानी कि 2-3 दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये होते हैं दोस्तों उपधातु। प्रश्न 62 है, दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक
तौर पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं यौगिक। जो यौगिक होता है उसके लिए जितने भी तत्व लिए जाते हैं वो किसी निश्चित अनुपात में ही लिए जाते हैं। अगर उस अनुपात को हम बदलेंगे तो जो यौगिक बना है या उत्पाद बना है वो भी कुछ अलग बनेगा। प्रश्न 63 है, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? तो इसका उत्तर है रंगहीन, यानी कि हाइड्रोजन गैस का कोई रंग नहीं होता। और गंधहीन, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, यानी कोई गंध नहीं होती। और ज्वलनशील। दोस्तों हाइड्रोजन गैस एक ब्लास्ट के साथ जलती है। प्रश्न 64 है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 65वां प्रश्न है, यौगिकों का संगठन सदैव खालिस्तान होता है, यानी कि कैसा होता है? स्थायी होता है। यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? जब दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में लिए जाते हैं केवल तभी यौगिक बनता है और इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। तो प्रश्न 66 है, यौगिक के गुणधर्म अपने घटक तत्व के गुणधर्म से क्या होते हैं? अलग होते हैं। जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बना है उन तत्वों से यौगिक के गुणधर्म भिन्न होंगे, अलग होंगे। लेकिन जो नॉर्मल मिश्रण होता है, मिश्रण क्या होता है उसमें जो गुणधर्म होते हैं वो घटक तत्व वाले ही गुणधर्म होते हैं। प्रश्न 67 है, यौगिक के घटकों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। प्रश्न 68 है, मिश्रण का संघटन कैसा होता है? तो इसका होता है दोस्तों अस्थाई। तो दोस्तों हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारी NCERT साइंस वन लाइनर सीरीज पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।